हमारे और आपके और इस गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी नेता आदरणीय आजम खान साहब, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राजेंद्र कुमार शर्मा जी, नौजवान साथी और विधायक अब्दुल्ला आजम जी, अजय सागर जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, सुरेंद्र सिंह सागर जी, अखिलेश कुमार जिलाध्यक्ष हमारे नामारासी, लखविंदर सिंह जी, रणजीत सागर जी, रणविजय सिंह मंडल कोऑर्डिनेटर, हरज्ञान सिंह यादव जी और बड़ी संख्या में हमारे तमाम समाजवादी नेता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले शाहबाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। जहां इतनी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में आप सब सुनने आए हैं और इस मैदान में मैं पहले भी आपके बीच में आ चुका हूं। कई बार इस मैदान में आने का मुझे मौका मिला है, आप सबसे मिलने का मौका मिला मुझे, और इस बार हम लोग विशेष अवसर पर मिलने जा रहे हैं। और ये विशेष अवसर ये है कि इस बार गठबंधन का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक तो जब कभी हम लोग आपके बीच में आए होंगे तो एक चुनाव चिन्ह रहा होगा, एक पार्टी साथ रही होगी, लेकिन इस बार पहली बार हो रहा है कि दो पार्टियां और साथ में आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी तीनों मिलकर के गठबंधन के साथ हैं और तीनों दल मिलकर के आपके बीच में आदरणीय आजम खान साहब प्रत्याशी हैं। मैं उनकी बातें सुन रहा था, उनकी बातों से ये महसूस होता है कि वो जितना रामपुर की जनता को प्यार करते हैं, शायद वो कहीं इतना प्यार नहीं करते होंगे जनता को। इतना लगाव आपके साथ है, शायद और किसी के साथ नहीं हो सकता। वैसे तो हो सकता है रामपुर की पहचान बहुत हो, उसकी रामपुर की पहचान विशेषताएं हो सकती और हों, लेकिन इधर रामपुर की पहचान अगर कोई बना है तो समाजवादी नेता आदरणीय आजम खान साहब यहां के पहचान बने हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके दुख दर्द में ये खड़े रहते हैं, परेशानियों में आपके साथ हैं, अगर कहीं सम्मान की बात आई होगी, उन्हें चाहे किसी से टकराना पड़ा होगा, वो पीछे नहीं हटे होंगे और सम्मान के लिए टकराने का काम भी किया है। हम चाहते हैं उन्हें जो आपके सम्मान की, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इस बार जाएं लोकसभा में और जब खड़े हों तो पूरा लोकसभा जान जाए कि यही हैं आजम खान साहब जो रामपुर से ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए हैं। हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। वैसे तो महागठबंधन की रैली भी होनी है, लेकिन विशेष हम शाहबाद के लोगों से निवेदन करने आए हैं। बताओ इस बार आदरणीय आजम खान साहब को कितने वोटों से जिताओगे? मैं पूरे जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी विधानसभा की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा हिसाब किताब जो कुछ बचा रहा हो
और अब तो आपके साथ बहुजन समाज पार्टी भी है। अब भी कंजूसी करोगे तो कहां जाओगे ये बताओ। अब ये तो आप पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन अगर आप चाहोगे तो 1.25 लाख 1.5 लाख वोट आसान है, आप निकाल सकते हो, आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी साथ है, बताओ कितने वोट से जीतेंगे। इनका हिसाब किताब ठीक है एकदम। हमारे साइकिल वालों का हिसाब किताब कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ये कुछ पुराने साइकिल वाले दिख रहे हैं जिनका हिसाब किताब कभी खराब रहा है। बताओ कितने वोट से जीतेंगे बहुजन समाज पार्टी के लोगों से हम जानना चाहते हैं। बहुत बड़ी संख्या से 5 लाख। ये ऐतिहासिक चुनाव है और रामपुर की जीत भी ऐतिहासिक दर्ज होनी चाहिए। यही मैं आपसे अपील और निवेदन करने आया हूं। लोग कुछ भी कहें महागठबंधन के लिए, हमारा तो केवल अभी 2 दलों से गठबंधन हुआ है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ये मिलावट है, महामिलावट है, लेकिन मैंने कई मौकों पर कहा है ये महागठबंधन महामिलावट नहीं है, ये महापरिवर्तन लाने वाला गठबंधन है। और इस गठबंधन की शुरुआत चाहे आज इस इलेक्शन में हुई हो, लेकिन जो राजनीतिक इतिहास लोग जानते हैं, राजनीति को जिन्होंने बहुत करीब से देखा होगा, वो समय था जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे। वो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि दोनों मिलकर के देश आजाद हुआ था। उस समय दोनों मिलकर के काम करना चाहते थे, लेकिन समय ने उन्हें मौका नहीं दिया। वो समझौता नहीं हो पाया, दोनों नेता नहीं मिल पाए। लेकिन उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, जब नेताजी और दानिश आजम खान साहब थे, माननीय काशीराम जी से समझौता कर करके इसी भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया था। वो शुरुआत हुई थी, लेकिन वो गठबंधन बहुत लंबे समय इन्हीं ताकतों ने चलने नहीं दिया। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब गठबंधन की बात हो रही थी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होगा और देश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। ये लोगों का गठबंधन है, गरीबों का गठबंधन है, हमारे गांव में रहने वाले लोगों का गठबंधन है। आजादी के बाद जिनको हक और सम्मान नहीं मिल पाया, उनको साथ लेकर के चलने वाला गठबंधन है और दिलों का भी गठबंधन है। ये ऐसे टूटने वाला गठबंधन नहीं है। ये महापरिवर्तन लाएगा और महापरिवर्तन तब आएगा जब सामाजिक न्याय की बात आगे होगी। तभी हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा कि हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी अगर हम सामाजिक न्याय के साथ महापरिवर्तन को न लाएं। इसलिए जहां महापरिवर्तन ला रहे हैं, वहीं सामाजिक न्याय का रास्ता भी आगे खोलने का काम यही महागठबंधन करेगा। आज नौकरियों की चोरी हो गई, नौजवान जानते होंगे नौकरियां नहीं है, नौकरियों की चोरी हो गई, रोजगार नहीं है। हमारे किसानों से वादा किया गया कि उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी, लाभकारी मूल्य मिलेगा, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि कितने किसानों को लाभकारी मूल्य मिल गया होगा। कितने किसान हैं जिनकी आय 2 गुनी हो गई होगी। उन्होंने वादा किया था अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन अच्छे दिन भी नहीं आए। नौकरियां करोड़ों का था, करोड़ों नौकरियां नहीं आई। और हमारे आपके बीच में जो नफरत की दीवार बनाई है, जो खाई खोद दी है, उसको भी खत्म करने का काम यही महागठबंधन करेगा। आए थे हमारे आपके बीच में पहले चाय वाला बन करके,
हम और आप धोखा खा गए चाय वाले के चक्कर में। यहां तो दूध का भी कुछ लोग कारोबार करते होंगे। बताओ, बिना अच्छे दूध के चाय कैसे बन पाएगी? अगर वो चाय वाले हैं तो यहां कुछ दूध वाले भी होंगे। हैं कि नहीं है दूध वाले? बताओ बताओ दूध वालों, आपके अच्छे दूध के बिना कैसे अच्छी चाय बनेगी? बताओ। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, उनकी चाय तो बननी नहीं है। और अब चौकीदार के बहाने आए हैं। अब हमारे बीच चौकीदार के बहाने आए हैं। और जब ये बात जानी गए हो, जो बात आप कह रहे हो, क्योंकि केवल इससे काम नहीं चलेगा जो आप कह रहे हो। बताओ, हमारी आपकी नौकरियां हो गई चोरी कि नहीं हो गई? किसानों की आय चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे अगर कारोबारी होंगे, व्यापारी होंगे, तो जीएसटी लगा करके उनकी चोरी हुई कि नहीं हुई? और जो नोटबंदी हुई, उसमें भी रुपए की चोरी हुई कि नहीं हुई? जब आप जानी गए हो, तो चौकीदार की इस बार चौकी छीनने वाला ये चुनाव है। बताओ, चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे इस बार? अगर ये जान गए हो तो इसलिए मैंने कहा छीनने का काम करना। और एक चौकी नहीं छीनेगी। अगर एक चौकी छीन गई तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री की भी चौकी छिन जाएगी, उनकी बचने वाली नहीं है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमारे बाबा मुख्यमंत्री से अच्छा। अभी जैसे बताया कि भगवान की जात बता रहे हैं, हमें पता ही नहीं था कि हमारे भगवान की जात कौन सी है। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवानों की भी जात होती है। कोई बीजेपी का कोई जाति बता रहा, कोई कुछ बता रहा, लेकिन अच्छा हुआ उन्होंने यादव नहीं बताया। और इनसे तो इस बार भगवान भी नाराज हैं। इस बार भगवान भी नाराज हैं इनसे। और हमारे भगवान जिनकी जाति बताई है, वो हाथ में गधा रखते हैं, इस बार नाराज हैं। सोचो क्या होगा इस बार हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने हनुमान जी को क्या कहा कि अगर बंदर भगाने हो तो हनुमान चालीसा पढ़ करके दिखा दो। इसलिए साथियों, एक चौकी नहीं जाएगी, दूसरी चौकी भी जाएगी। और इसलिए भी जाएगी कि ठोको नीति का कोई लागू करने का काम किया। ठोको नीति किसने लागू की? तमाम हमारे नौजवान जो कहीं कुछ रिकॉर्ड में नहीं था, उनको फर्जी इनकाउंटर से अगर किसी ने मारा है, उनकी जान ली है, तो यही सरकार है ठोको नीति से। और ठोको नीति चला करके लोग भूल गए। हमारे मुख्यमंत्री पता ही नहीं कि ठोको नीति किसके लिए थी। पुलिस ने सोचा हमारे लिए ठोको नीति है, जनता ने सोचा हमारे लिए है। कहीं पुलिस ने जनता को मारा और कहीं जनता को मौका मिल गया तो उन्होंने पुलिस को भी ठोको नीति से मारा। ये थी उनकी ठोको नीति। और दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था पुलिस के लिए लाए थे हम लोग। ये 100 नंबर वाला इंतजाम दुनिया का सबसे बेहतरीन इंतजाम था, क्योंकि हम समाजवादी लोग जानते थे कि गांव में अगर सड़क को लेकर के, मेड़ को लेकर के, खेती को लेकर के, जानवर को लेकर के, पानी को लेकर के, आबादी को लेकर के अगर कोई झगड़ा हो जाता है, पारिवारिक कोई झगड़ा हो जाता है, तो पुलिस को बुलाने के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था दी थी।
मदद के लिए व्यवस्था बनाई थी, फोन करते थे, पुलिस आती थी, मदद करती थी। लेकिन इधर हमने सुना है कि बाबा मुख्यमंत्री जी ने हमारे 100 नंबर वाली पुलिस को भी खराब कर दिया है। पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर वाली पुलिस को, पता नहीं क्या कर दिया 100 नंबर वाली पुलिस को। और इतनी गाड़ियां भी कभी किसी सरकार ने नहीं दी होंगी जितनी समाजवादियों ने दी है। पुलिस को कभी गाड़ी नहीं मिलती थी जितने बड़े पैमाने पे समाजवादियों ने दी। गाड़ी भी दी और प्रमोशन भी इतने कभी पुलिस के नहीं हुए होंगे जितने समाजवादी सरकार में प्रमोशन हुए हैं। और भर्ती भी कितनी आसान की पुलिस की। हो सकता है यहां पर खड़े हों जो मेरिट की भर्ती में आए हों, केवल एक डंडा पकड़ने के लिए इन्हें 2-2 परीक्षा लिखनी पड़ती थी। बहुत खाली जगह थी। हमने कहा कि पुलिस भर्ती में 3-3 साल लगते हैं। समाजवादी सरकार आई और पुलिस भर्ती को भी आसान कर दिया और 1 साल के अंदर भर्ती कर करके दिखा दी। 10वां 12वां पास जो नौजवान थे, जो अच्छे नंबर वाले थे और दौड़ करके जो दिखाए थे, अच्छे आगे निकल गए, उन्हें पुलिस भर्ती में सेवा करने का मौका मिल गया। इतनी आसान इंतजाम किया था और इसलिए किया था क्योंकि आज फौज में, पुलिस में जगह है। अगर भविष्य में समाजवादियों को मौका दिल्ली में मिलेगा तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई है, इसी तरह फौज में भी भर्ती करने का काम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए। और हम तो अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, अगर वो चाहते हैं, कांवड़ यात्रियों को नौकरी देना चाहते हैं, क्योंकि बधाई देना चाहते हैं उन्हें, कांवड़ यात्रा के लिए बधाई देना चाहते हैं कि नौजवानों को निकाल दिया। अब कम से कम एक काम करें, विज्ञापन निकालें, टीवी पे कहें कि जिनको हमने कांवड़ यात्रा पे भेजा था उन्हें सीधा सीधा हम पुलिस में भर्ती कर देंगे या नौकरी दे देंगे या रोजगार दे देंगे। क्या कर सकते हैं? नहीं संभव है। लेकिन नफरत फैलाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, जहां काम में सरकार, समाजवादियों की सरकार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सड़क बननी होगी, समाजवादियों ने सड़क बनाई है। पुल बनाने पड़े होंगे, पुल बने। और कोई इंतजाम करना पड़ा होगा जनता के लिए, वो भी इंतजाम किया। समाजवादियों की सरकार रहती तो आपको इलाज और दवाई के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। आपकी दवाई, आपके इलाज का इंतजाम हो जाता। कम से कम नौजवानों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलने लगे थे। महंगाई कम हो जाती। ये प्रधानमंत्री बने हैं तो केवल देश की 1% आबादी के प्रधानमंत्री हैं। ये प्रधानमंत्री आपके, हमारे 99% लोगों के नहीं हैं। ये देश के जो संपन्न लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, 1%, उनके प्रधानमंत्री हैं। इसलिए हम इस चुनाव में आपसे अपील करने आए हैं कि 99% जो लोग हैं, जो आबादी में ज्यादा हैं, इस बार उनका देश का प्रधानमंत्री बने। बताओ आप लोग एक एक वोट डालोगे कि नहीं डालोगे नए प्रधानमंत्री के लिए? वो कहते हैं कि नया देश बनेगा, हम कहते हैं कि नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। और जहां तक सीमाओं का सवाल है, अगर हिसाब किताब निकाला जाए तो हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है। हमारा दुर्भाग्य है देश का कि हमारी सीमाएं नहीं सुरक्षित हैं। और जो आंकड़ा बताता है, जो आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, वो आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन एक जवान शहीद हो रहा है सीमा पर हमारे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सीमा सुरक्षित रहेगी। हम समाजवादियों का मानना है कि अगर हमारी फौज है तो सीमा सुरक्षित है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सीमा पे हमारी फौज बनी रहती है। हमारी फौज अगर है तो हमारी सीमा सुरक्षित है। इसलिए ये चुनाव देश की सुरक्षा का भी है। ये चुनाव किसान के भविष्य का भी है। ये चुनाव इसलिए भी जरूरी है
कि जो हमें अधिकार मिले थे, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान से हमें अधिकार मिले थे, जो अधिकार मिलने थे हमें, उन अधिकारों को भी दिलाने का ये चुनाव है। क्योंकि जहां संविधान को खतरा है, वहीं संविधान से मिलने वाले अधिकारों को भी खतरा पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए आपके तो ऐसे शानदार प्रत्याशी, उनके बारे में कहना, आप सब लोग उनसे परिचित हैं। उन्होंने जो काम करके दिखाया, जो रामपुर की पहचान बनाई, आज नहीं आप महसूस करते होंगे, कल जब इसी यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई ऊंची कुर्सी पर बैठेगा, तब आप महसूस करोगे कि कितना बड़ा काम रामपुर में अगर किसी ने किया है तो आदरणीय आजम खान साहब ने करके दिखा दिया। बताओ, देश में किसी ने इतना बड़ा काम किया उस शिक्षा को लेकर के? कोई नहीं कर पाया। कोई सजाता है इस तरीके से अपने क्षेत्र को। हमें याद है, सरकार थी आपकी, जो भी रामपुर को रहा होगा, कभी रोका नहीं कोई काम। और हम भरोसा दिलाते हैं आपको, जब कभी सरकार बनेगी, अभी तो केवल उत्तर प्रदेश की सरकार से काम देखे हैं, अभी तो दिल्ली वाले काम होने बाकी हैं। इसलिए मौका दीजिए आप, कि जब कभी मौका मिलेगा तो विकास रामपुर का और ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए विशेष निवेदन करता हुआ आप सबसे, आप चाहते हैं कि लोकसभा में खड़े होकर के आपकी आवाज बुलंद हो। अगर आप चाहते हैं कि इनकी आवाज बुलंद हो लोकसभा में, तो एक एक वोट साइकिल के पक्ष में डालने का काम करना। बताओ, साइकिल पे वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और फिर ये जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैंने उनसे कहा था कि अब तो नवरात्र खत्म हो गए। मैंने नवरात्र जिस दिन शुरू हुए थे उस दिन कहा था कि हम समाजवादी लोग तो संकल्प लेते हैं कि आज से के बाद कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से भी चाहते थे कि नवरात्र हमारे निकल गए, संकल्प लेते कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। और मैं कह सकता हूं, क्योंकि किसी ने संकल्प नहीं लिया नवरात्र में, अगर देश की कोई सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उनसे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता। कोई बोल सकता है उनसे ज्यादा झूठ? और किसी सीमा तक जा सकते हैं झूठ बोलने के लिए, किसी से भी कोई झूठ बुलवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री 1% के लोग हैं। 1% जो लोग हैं उन्हीं के प्रधानमंत्री हैं। वही 1% पूरा मीडिया को भी कब्जा किए हुए है। इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा वहां से भी। बोलो, सावधान रहना पड़ेगा कि नहीं रहना पड़ेगा उससे भी? क्योंकि कोई भी अफवाह फैला सकते हैं, कोई भी साजिश कर सकते हैं। पिछला चुनाव तो पूरा साजिश का चुनाव था। षड्यंत्र किया, न जाने क्या क्या फैला दिया हमारे और आपके बीच में। आपके और हमारे बीच में न जाने कौन सी बातें फैला दी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जानवर को लेकर के न जाने क्या क्या कह रहे थे। गाय मां को कह करके, गाय मैया को कह करके क्या क्या कह रहे थे। बताओ, 5 साल चले गए, अगर एक भी कदम उठाया हो इस सरकार ने तो हमें बताइए आप। जानवर आवारा घूम रहे हैं और किसान बेचारे को अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ रहे हैं। तार लगा करके स्वच्छ दे पा रहे अपनी खेती को। और न जाने क्या क्या कहा उन्होंने। हर बात उनकी झूठी निकली। 100 दिन वाली वो भी बात झूठी थी उनकी कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अच्छे दिन वाली भी बात झूठी थी। 15 लाख वाली भी बात झूठी थी। नौकरी वाली भी बात झूठी थी। और नोटबंदी वाली बात बताओ झूठी थी कि नहीं थी? नोटबंदी से कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा।
कहां खत्म हुआ? कहां प्रशासन का भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या पुलिस का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? बताइए आप। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नोटबंदी कर सकते हैं, तो यहां के लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटबंदी भी कर सकते हैं। बताओ, नोटबंदी का जवाब वोटबंदी होगा कि नहीं होगा? और फिर कैसे प्रत्याशी उतारे इनके खिलाफ? अखबारों में तो छप रहे हैं, लेकिन वोट नहीं आना इनके पास। कैसे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं? किस लिए उतारे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने? आपके यहां भी ऐसे ही उतारे और हमारे यहां भी ऐसे ही कोई प्रत्याशी उतारा है। हमारे यहां तो गाना गाने वाले उतरे हैं हमारे खिलाफ। तो सोचिए कैसे कैसे प्रत्याशी आए हैं खिलाफ बीजेपी के। अगर 5 साल सरकार चलाई थी, 2 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई थी, तो हमारे प्रत्याशी के सामने कम से कम कोई दमदार प्रत्याशी तो होता, तो दिखता प्रत्याशी है। कोई दमदार प्रत्याशी है इनके सामने? और जब सपा बसपा एक हो गई तो वोट की गिनती कितनी है ये बताओ पहले तो हमें। अब तो झगड़ा ही खत्म हो गया। हमारी लड़ाई तो इन्हीं से होती थी, बसपा के लोगों से। बताओ, हमारी लड़ाई किससे होती थी? इसी पार्टी से होती थी। अब तो सब वोट है साथ में। और जनता, आप जाने हो ना जाने हो, जिस तरीके से वोट की बारिश हुई है आपके बगल में, कुछ आवाज सुनाई दी वोट की बारिश की? तो कम से कम इतना वोट बरसाना कि आगे वालों की भी नींद खुल जाए और लगेगा कि हां, रामपुर में कुछ वोट बरसा है। बताओ, वोट बरसाओगे कि नहीं बरसाओगे? और हमें तो प्रशासन की शक्ल देख के लग रहा है कि हां, वोट तो इसी पार्टी के पक्ष में, इसी गठबंधन के पक्ष में बरसने जा रहा है। और ये बदलाव सबसे पहले अधिकारियों में आ जाता है। और जो अन्याय हुआ है प्रशासन से, न जाने कितना झूठा और न जाने किस तरीके से अन्याय हुआ है, इसलिए दरवाजा गिरा दिया क्योंकि वो उर्दू दरवाजा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि उर्दू बाहर की भाषा नहीं थी, ये यही जन्मी भाषा है, ये भारत की भाषा है, यहीं पर जन्मी थी वो भाषा है। और ये केवल दरवाजा नहीं था, ये उर्दू दिलों की भाषा है, दिलों की भाषा है। जो लोग प्रशासन में ये समझते हैं कि सरकार नहीं बदलेगी, पूरा प्रदेश देश जानता है कि बाबा जी की सरकार जाने वाली है, दूसरी सरकार आएगी। ये तो सब जानते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जानता हो। इन्हें तो काम करने के लिए बैठाया था, लेकिन काम नहीं कर रही सरकार। काम नहीं सरकार कर रही है। गांव में कभी कभी गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को। ये हमारे किसान और गरीब जानते होंगे, गला घोंटू बीमारी। इन भारतीय जनता पार्टी को भी काम रोकू बीमारी है। रामपुर के सब काम रोक दिए इन्होंने। सब काम रुक गए कि नहीं रुक गए? और अगर चालू कराना चाहते हो काम, तो वोट बरसा देना, यही निवेदन करने आया। ये सम्मान का चुनाव भी है, याद रखना। ये बहुत बड़े सम्मान का भी चुनाव है। ये जो जिम्मेदारी आपकी है कि इस सम्मान को आपको बढ़ाना है। बताओ समाजवादी साथी, आप आदरणीय आजम खान साहब का सम्मान बढ़ाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में जब वोट पड़ेगा
तो रामपुर की सबसे बड़ी जीत, आजादी के बाद से अभी तक की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो आदरणीय आजम साहब की होगी। यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी, मोहम्मद आजम खां, अखिलेश यादव आजम खां, अखिलेश यादव आजम खां। बहुत ऐतिहासिक फैसला। 23 अप्रैल की जीत देश की सबसे बड़ी जीत होगी।